नॉर्दर्न यूक्रेन में बसा शहर प्रिप्यत आज एक मरुभूमि के बराबर है। आज यहाँ इंसान नहीं बल्कि जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। टूरिस्ट चाहे तो प्रिप्यत को दूर से देखने जा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको ऐसे कपड़े पहनकर जाना होगा जो आप बाद में फेंक सके। जी हाँ, इवन दूर से देखने के लिए। शायद आज से 20-25 हजार साल बाद प्रिप्यत वापस वैसा बस सकेगा जैसा वो 1980 के दशक में बसा हुआ था। जी हाँ, 1980s के दौरान ये एक हंसता खेलता शहर था, लेकिन एक दिन 1986 में ऐसा कुछ हुआ जिसने इंसानियत को दहशत में डाल दिया और दुनिया को इतिहास का सबसे भयानक मैन मेड एक्सीडेंट तोहफे में दिया। तो ये कहानी 1986 के 25 अप्रैल के रात की है। चेर्नोबिल पावर प्लांट में काम कर रहे रिएक्टर क्रू मेंबर्स हर दिन की तरह काम पर जाते हैं। उन्हें रात के शिफ्ट पे काम करना है और इन्हीं में से एक मैकेनिक अलेक्जेंडर घर पर अपनी बीवी नताशा और 2 साल के बच्चे को छोड़कर काम पे आता है। नताशा और उसके ऐसे कई लोगों को अब भी न्यूक्लियर पावर मैकेनिज्म पे शक है, लेकिन हाल ही में सोवियत यूनियन के ऑफिशियल्स ने शहर भर में खबर जाहिर की है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट होना लगभग नामुमकिन है। नताशा और प्रिप्यत की आम जनता को अपने सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब से 24 घंटे बाद सब कुछ बदल जाएगा। इनफैक्ट रात के तीसरे पहर तक अलेक्जेंडर और उसके साथ ही न्यूक्लियर रिएक्टर 4 के पास अत्यधिक रेडिएशन से जूझ जाएंगे। 3 लोगों की तो मौत लगभग तुरंत ही हो जाएगी, जबकि अलेक्जेंडर का शरीर अंदर से सड़ने लगेगा। इसी के साथ प्रिप्यत शहर के लोगों की किस्मत में लिख जाएगा एक ऐसा शाप जो कि इस शहर को बंजर बना देगा। इस घटना को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि एक बार यदि आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप कर दिया है तो किसी भी हालत में फैक्ट्री पूरी तरह शट डाउन नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि कोई भी रिएक्टर ऑन ना हो, वरना प्लांट में तापमान इतना बढ़ जाएगा कि फैक्ट्री पूरी तरह फट जाएगी और ऐसे खतरनाक रेडिएशन वातावरण में फैलेंगे कि इंसानी शरीर को अंदर से वो तबाह कर सकते हैं। इसीलिए चेर्नोबिल में हर रिएक्टर के साथ 3 बैकअप जनरेटर्स सेट किए गए थे। इन जनरेटर्स का काम था कि यदि पावर आउटेज की वजह से टरबाइंस बंद हो जाएं, तो ये जनरेटर्स वाटर पंप्स को चलाने के लिए पावर दें। प्रॉब्लम ये है कि इन जनरेटर्स को पंप को पूरी तरह चालू करने के लिए कम से कम 1 से 2 मिनट लगता है। टेक्नीशियंस इस उम्मीद में है कि पावर कट होने से पहले टरबाइन को इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिल सके कि वो इन जनरेटर्स को पूरी तरह चालू होने तक कोर को ठंडा रखने वाले वाटर पंप्स को चला लेंगे। लेकिन इसके लिए पावर कट करके टेस्ट करना जरूरी है। ये टेस्ट इससे पहले भी 1982, 1984 और 1985 में किए जा चुके थे, लेकिन बार बार फेल हो गए थे। आज 25 अप्रैल 1986 को भी कैपेसिटर वगैरह चेंज करके यही टेस्ट होना था, लेकिन काम करने वाले क्रू मेंबर्स को टेस्ट करने के लिए जरूरी रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं मालूम थे। अब यहाँ हमारे मन में सवाल आता है कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप क्यों ही कर रहे हैं और इससे होता क्या है। देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में बताया जाए तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन फूटता है। इसके फूटने से यूरेनियम निकलता है। इस यूरेनियम से एक और न्यूट्रॉन फटता है और इसी तरह से एक चेन रिएक्शन होता जाता है। इस रिएक्शन में ढेर सारा हीट और एनर्जी निकलता है और इस एनर्जी की मदद से हम पानी को भाप में बदलते हैं और इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में होता है। ये वही टरबाइन है जिसके बारे में हमने ऊपर बात की थी। अब जब इतना हीट बन रहा है तो हम नहीं चाहते कि कोई एक्सीडेंट हो, इसलिए रिएक्टर में कंट्रोल रॉड नाम के कुछ एलिमेंट हैं। ये रॉड ऊपर से रिएक्टर के अंदर डाले जा सकते हैं ताकि वो न्यूरॉन को ऑब्जर्व करे यदि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है और इससे एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन 25 अप्रैल 1986 को काम कर रहे वर्कर्स को ये सब कुछ मालूम ही नहीं था। उनकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी और उन्हें कुछ बताया नहीं गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेस्ट जो करना था ना, वो सुबह के शिफ्ट वाले लोगों को करना था, लेकिन सुबह में प्रिप्यत में बिजली चली गई थी, इसलिए चेर्नोबिल पावर प्लांट काम में लगा हुआ था। अब रात के 11 बजे का समय है और अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स ने प्लांट की पावर को 25% पे कम कर दिया है। इन्होंने ECCS यानी उस बटन को भी बंद कर दिया है जो कि इमरजेंसी के समय खुद ही पंप चला लेगी और एक्सीडेंट होने से रोक पाएगी। इन्हें तो देखना है कि क्या जनरेटर पंप चला सकेंगे, इसलिए इन्होंने बिना कुछ जाने समझे पावर कम कर दिया और ECCS भी बंद कर दिया। टेस्ट के दौरान अचानक ही पावर बहुत बढ़ जाती है और वर्कर्स पैनिक करने लगते हैं और वो कंट्रोल रॉड जो थे ना, उन सब को नीचे गिरा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम कंप्यूटर के खराब होने पर जबरदस्ती शट डाउन बटन पे ही बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ वर्कर्स का नॉलेजेबल नहीं होना चेर्नोबिल डिजास्टर के सिक्के का बस एक ही पहलू है। चलो, उन्हें तो ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने पावर इतना गिरा दिया कि चेन रिएक्शन बढ़ गया, लेकिन
इन कंट्रोल रॉड्स को तो रिएक्शन रोकना था ना। जी नहीं, चेर्नोबिल के रिएक्टर्स में सोवियत ने एक बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ डाल दिया था। एक्चुअली में ये कंट्रोल रॉड्स के ऊपर एक छोटा सा ग्रेफाइट का टिप भी था। भले ही रॉड खुद न्यूरॉन को अब्सॉर्ब करता है, लेकिन ये ग्रेफाइट के टिप रिएक्शन को बढ़ा देता है। जब 25 अप्रैल को एक साथ सारे कंट्रोल रॉड्स लगाए गए, तब सारे ग्रेफाइट के टिप्स ने रिएक्शन को और बढ़ा दिया। जब चेन रिएक्शन इतना बढ़ जाएगा तो आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होगा। चेर्नोबिल पावर प्लांट का कोर ब्लास्ट कर जाता है और एक बॉम्ब बन जाता है। ये बॉम्ब पूरी तरह से फट जाता है और इस वजह से वो पावर प्लांट का रूफ अपने साथ उड़ा ले जाता है। इस पॉइंट पे अलेक्जेंडर उसके कलीग्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसका एक साथी पहले ही ब्लास्ट में मारा जा चुका है क्योंकि वो रिएक्टर के पास मौजूद था। वो अपने बाकी साथियों को लेकर ब्लास्ट की जगह पे जाता है जहां आसमान की तरफ एक खूबसूरत सुनहरी रोशनी फैल गई है। अलेक्जेंडर को लगता है कि ये स्वर्ग का नजारा है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि ये गामा रेज और न्यूट्रॉन्स हैं जो ब्लास्ट के कारण एटमॉस्फेयर में फैल रहे हैं और इसके कांटेक्ट में चंद सेकंड के लिए भी आ जाने से इंसान अंधा हो सकता है, पागल हो सकता है, इंसान का खून तक सूख सकता है। टीम लीडर डेटलॉफ को खबर दी जाती है, लेकिन डेटलॉफ ये मानने को तैयार नहीं कि कोर फट सकता है और उसे लगता है कि ये कोई मामूली हादसा है। और तो और वो वर्कर्स को हाथ से कंट्रोल रॉड्स निकालने को कहता है, लेकिन डेटलॉफ को ये मालूम नहीं था कि निकालने के लिए कंट्रोल रॉड्स तो बचे ही नहीं है। इनफैक्ट पूरा का पूरा न्यूक्लियर कोर ही तबाह हो चुका है और इस घड़ी उनका शहर कोई टिकिंग टाइम बॉम्ब में बदल गया है। तो बॉम्ब फटने के तीसरे घंटे तक सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि अपने आप में एक बॉम्ब है, वो फूट चुका है। ये समस्या क्या है, इसका ज्यादातर लोगों को अंदाजा तक नहीं है। डियोटलॉप जैसे कई ऑफिशियल्स को लग रहा है कि कोई पानी का पंप फटा होगा, इसी वजह से रेडिएशन फैल रहा है और लोगों को उल्टी वगैरह हो रही है। इसलिए आग बुझाने के लिए कई फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है और अब तक एक रिएक्टर ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि आग बाकी 2 रिएक्टर्स तक पहुंचे। वहीं रिएक्टर नंबर 4 के अंदर ग्रेफाइट और स्लैग 1200 डिग्री सेल्सियस पे जल रहा है और अगले कई दिनों तक जलता रहेगा। 5वें घंटे पर एक्सपर्ट्स की मीटिंग बिठाई गई जिसमें पहली बार इस बात पे चर्चा की जाने लगी कि मे बी रिएक्टर का कोर ब्लास्ट कर गया है, लेकिन डेटलॉफ खुद भी इस पॉसिबिलिटी को मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर सोवियत यूनियन ने तो उन्हें यही बताया है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट लगभग नामुमकिन है, लेकिन डेटलॉफ की हालत खुद भी खराब होने लगती है क्योंकि उसे भी उल्टियां होने लग गई थी। सुबह 6:30 बजे तक डिसाइड किया जाता है कि किसी को भी इस ब्लास्ट की खबर नहीं लगनी चाहिए। लोगों को भी अभी प्रिपेट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। रोड्स और ट्रेन्स ब्लॉक किए जाते हैं और सोवियत यूनियन के रेपुटेशन को बचाने के लिए गवर्नमेंट आम जनता के जीवन को भीषण संकट में डालने के लिए तैयार हो जाती है। इनफैक्ट फोन लाइंस भी बंद कर दिए गए थे। तो इस पॉइंट पर रिएक्टर 4 की आग बुझ गई थी, लेकिन प्लांट के अंदर अब भी खतरा मंडरा रहा था। इस खतरे का अंदाजा वैलेरी लेगस्लॉफ को भली भांति है, जो इन्हीं एक्सपर्ट्स में से एक है। वैलेरी कुचेटोव इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक रिसर्च का डायरेक्टर है। मीटिंग वैलेरी के साथ दोबारा बिठाई जाती है, जहां वैलेरी रेडिएशन पॉइजनिंग के इफेक्ट्स को अच्छी तरह जानता था। उसने हॉस्पिटल में लोगों की हालत का जायजा लिया था, अतः वो तुरंत शहर को खाली करने के ऑर्डर्स देता है। ऑफिशियल्स एक्सीडेंट साइट पे जाते हैं ताकि पता लगा सके कि वहां हो क्या रहा है। रेडिएशन लेवल्स देखकर वैलेरी प्रेडिक्ट करता है कि यदि जल्द से जल्द कोर पर पानी, सीमेंट वगैरह नहीं डाला गया तो ये रेडिएशन यूरोप के कई देशों तक बहकर चला जाएगा। लेकिन कोर के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं था। अंत में हेलीकॉप्टर स्क्वाड्स बनाई जाती है जो ऊपर आसमान से सीमेंट की बोरियां और पानी गिराएंगी। इन स्क्वाड मेंबर्स को लिक्विडेटर्स नाम दिया जाता है। इस तकनीक में खतरा बहुत था, लेकिन ऑफिशियल्स और करते भी क्या। इसका ये रिजल्ट होता है कि एक हेलीकॉप्टर इस प्लांट में ही क्रैश कर जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है। जो लोग बचते भी हैं उन्हें भी रेडिएशन पॉइजनिंग से आगे न पीछे मरना ही पड़ता है। दूसरी तरफ प्रिपेट के लोग, जिन्हें अब तक एक्सीडेंट का पूरी तरह से अंदाजा भी नहीं था, वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में लौट गए थे। ऑफिशियल्स बताते हैं कि लोग शादी, पिकनिक जैसे फंक्शंस में लगे हुए हैं और यहाँ रेडिएशन की मात्रा वातावरण में 40 मिली रॉएंटिजन से बढ़कर 180 रॉएंटिजन्स तक बढ़ गई है। लेकिन तभी रेडियो और टेलीविजन पे लोगों को टाउन खाली करने के लिए कहा जाता है। इंटरनेशनल न्यूज में बस इतना बताया जाता है कि कोई लीकेज होने की वजह से प्रिपेट को टेम्पररी बेसिस पे खाली कराया गया है। लेकिन इस पॉइंट पे भी टाउन फोक्स नहीं जानते कि वो कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट कई एल्डरली लोग तो जाने से ही मना कर दिए क्योंकि ऑब्वियसली उनका पूरा जीवन इसी शहर में है और ऐसे अचानक से वो कहां ही जा सकते हैं। याद रखा जाए कि ये लोग वही हैं जो देश में कई सारे वॉर्स, फैमिलीज और स्टालिन जैसे तानाशाह के जुर्म देख कर बड़े हुए हैं। जब सोल्जर्स ने उन्हें रेडिएशन के खतरे के बारे में बताया तो उनका कहना था कि उन्हें रेडिएशन से नहीं बल्कि भूखमरी से डर लगता है। अब जंगल में एक आग की भांति चेर्नोबिल डिजास्टर की कहानी स्वीडन और यूरोप के कई देशों में फैलने लगी। धीरे धीरे पैनिक और बढ़ने लगा। दूर देशों में रेडिएशन ज्यादा नहीं गया, मगर फिर भी डर से लोगों ने अपने
घरों से निकलना तक बंद कर दिया। चेर्नोबिल के साइंटिस्ट को लगा कि प्लांट के अंदर पानी का टैंकर भी मौजूद है, अगर वो कोर तक पहुंच गया तो डिजास्टर और बढ़ जाएगा। इस पानी को फैक्ट्री से निकालने के लिए एक टीम बनाई गई। इस टीम में एलेक्सी, वैलेरी और बोरिस शामिल थे। इन नौजवानों को मालूम था कि फैक्ट्री के अंदर जाना मतलब अपने जान से हाथ धो बैठना, लेकिन फिर भी वो पानी को ड्रेन करवाने अंदर गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो नौकरी जाती रहेगी। अपनी जान पे खेलने वाले इन नौजवानों की टीम को चेर्नोबिल सुसाइड स्क्वाड के नाम से जाना गया। अब इस पॉइंट पे एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि चेर्नोबिल डिजास्टर का ये रेडिएशन इतना खतरनाक क्यों था, और चलिए हम इसी पे थोड़ा सा बात करते हैं। बेसिकली एक बार किसी इंसान को न्यूक्लियर रेडिएशन लग जाए तो उसके शरीर के अंदर ये रेडिएशन एक एक एटम को तोड़ने लगता है और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। धीरे धीरे इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम टूटने लगता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि इंसान ठीक होकर घर आ जाए, लेकिन कुछ समय बाद उसकी चमड़ी गलने लगेगी या चेहरा डिसफिगर हो जाएगा या ऐसा ही कुछ भी अजीब बीमारी हो जाएगा। यानी कि ये सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि एक बहुत ही स्लो और दर्दनाक मौत है। कमिंग बैक, बॉम्ब फटने के तुरंत बाद हादसे की खबर टीम के लीडर डेथलॉक को दी जाती है और डेथलॉक वर्कर्स को डैमेज एक्सेस करने के लिए रिएक्टर के ऊपर वाले हॉल में भेजते हैं। हॉल के अंदर अलेक्जेंडर के 3 कलीग दाखिल होते हैं जिनकी जान एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम से लगभग तुरंत चली जाती है। इनफैक्ट इस साइड पे मौजूद लोग लगभग 20,000 मिली रॉन्टेंजेंस जितने रेडिएशन झेल गए थे, और याद रहे कि मात्र 40 ही इंसान के लिए घातक साबित हो सकती है। यहाँ हम 20,000 की बात कर रहे हैं। अलेक्जेंडर की जान बच जाती है क्योंकि वो उस वक्त खुद हॉल का डोर पकड़ने के लिए खड़ा था, लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर को रेडिएशन काफी मात्रा में लग जाता है। इनफैक्ट आने वाले कुछ सालों में पहले उसका हाथ, फिर पैर, देन शरीर का एक हिस्सा काला पड़ जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर से बाल और स्किन इधर उधर उखड़ कर गिरने लगते हैं। मरने से पहले उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अलेक्जेंडर ने अपनी बीबी नताशा से कहा कि उसे लगता है कि वो कोई म्यूटेंट बन गया है। जल्दी फायर फाइटर्स को आग रोकने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इन्हें भी नहीं बताया जाता कि आखिर हुआ क्या है। कई फायर फाइटर्स स्किन के जलने से, रेडिएशन के इफेक्ट होने से अस्पताल पहुंच जाते हैं और इम्यून सिस्टम इनका बर्बाद हो चुका है। शरीर पे स्किन पिघलने लग गए हैं और इसमें से ज्यादातर लोग अगली सुबह तक ही मारे जाते हैं। इनमें से एक फायर फाइटर था वसीली, जो इस वक्त चेर्नोबिल फायर को बुझाने का काम कर रहा था। जल्दी वसीली की हालत खराब होने लगती है और उसे अस्पताल लाया जाता है। वसीली की बीवी ल्यूडमिला इस वक्त प्रेग्नेंट थी। एक हफ्ते के अंदर वसीली का पूरा शरीर बॉयल से भर चुका था और वसीली के शरीर से सफेद पस निकलने लगता है। वसीली के मौत के बाद उसे एक सीमेंट और जिंक के कंटेनर के अंदर दफनाया गया क्योंकि उसका शरीर अब भी रेडियो एक्टिव था। खुद ल्यूडमिला का बच्चा भी नहीं बचता और जन्म के तुरंत बाद कॉन्जेनिटल हार्ट फेलियर से मारा जाता है क्योंकि उसने भी रेडिएशन कांटेक्ट कर लिया था। ये कहानी भले ही ल्यूडमिला की है, लेकिन चेर्नोबिल हादसे में ना जाने ऐसी कितनी कहानियां लिखी गई। एक्सीडेंट वाले दिन कुल 600 लोग साइट पे काम कर रहे थे, जिसमें से लगभग 28 लोग की जान एक्यूट रेडिएशन से तुरंत चली गई। कईयों ने अगले 3 महीने तक अस्पताल में अपना दम तोड़ा, बहुत ही दर्दनाक तरीके से, और बाकी लोग हमेशा के लिए कैटरेक्ट और ल्यूकीमिया जैसे स्किन कैंसर के विक्टिम बन गए। फैक्चुअली साइट पर रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि मेजरिंग डिवाइसेस, जिन्हें डोसोमीटर कहा जाता है, वो टूटने लग गए थे, यानी कि उनके कैपेसिटी से भी ज्यादा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कार की मैक्सिमम स्पीड 200 है, लेकिन अगर वो कार 400 पे चलने लगी तो काटा का क्या होगा। प्रिपेयर के कुछ लोकल लोग तो आसमान में फैले रोशनी को कोई खूबसूरत दृश्य समझकर एंजॉय कर रहे थे, जिस वजह से उनका शरीर भी बहुत इफेक्ट हो गया। आम जनता की बात की जाए तो रेडिएशन लीक से करीब 1,15,000 लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए थे, यानी इन्होंने सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में रेडिएशन का झटका महसूस किया था। वहीं पड़ोसी देश बेलारूस, सोवियत फेडरेशन और यूक्रेन की जनता ने 9 MSV तक का रेडिएशन कांटेक्ट किया था। आने वाले कुछ सालों में इसका असर पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट्स में साफ दिखाई देता है। 2015 में इन देशों में कैंसर के 20,000 केसेस आए, जिसमें से कम 5,000 केसेस रेडियो एक्टिव आयोडाइन के कारण पाए गए। हैरानी और अफसोस की बात यह है कि ये ज्यादातर केसेस बच्चों में ही पाए गए थे। इन बच्चों ने लोकल फार्म प्रोड्यूस्ड मिल्क कंज्यूम करा था और मिल्क प्रोड्यूस करने वाले काउज ने कॉन्टामिनेटेड एरिया में घास वगैरह खाई थी। इस एरिया से दूर के साइड के यूरोपियन कंट्रीज में रेडिएशन काफी कम रहा और इस वजह से वहां की पब्लिक कम इफेक्ट हुई। आने वाले समय में कई लोग का मानना था कि ये रेडिएशन बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह जनरेशन तक चला देगी, लेकिन अब तक उस पर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट जाहिर नहीं हुई है। हाँ, ये बात सच है कि रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से कई लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और दूसरी बीमारियों की ओर ज्यादा परसेप्टिव हो गए, क्योंकि देखा जाए तो रेडिएशन आपकी ओवरऑल इम्यून सिस्टम को ही कमजोर कर देती है। इस बात में कोई शक नहीं कि चेर्नोबिल इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट है। जब इस तरह की कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एरर वाले हादसे होते हैं तो आम लोगों के लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर वो क्या वजह थी कि ये हादसा हुआ और प्रिपेयर जैसा हंसता खेलता शहर तबाह हो गया।
कई दशक तक गवर्नमेंट ब्लेम उड़ाती रही, लाइक किसी ने वर्कर्स को दोष दिया, किसी ने एक्सपर्ट्स को इत्यादि। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि चेर्नोबिल एक्सीडेंट किसी एक रीजन से नहीं हुआ। एक तरफ ये बात सच है कि सरकारी तौर पर कई बातों का आकलन गलत किया गया, इनफैक्ट फेल हो जाने वाले टेस्ट्स को खामखा बढ़ावा दिया गया, वर्कर्स भी अनजान रहे। लेकिन दूसरी तरफ खुद प्लांट का डिजाइन काफी गलत था। आरबीएम के रिएक्टर जो कि चेर्नोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसमें कई गलतियां थी। 1987 तक टीम को असल दिशा देने वाले डायरेक्टर वसीली खुद रेडिएशन पॉइजनिंग से जूझ रहे थे। मरने से पहले उन्होंने कोर्ट में यह बात साबित की कि सोवियत यूनियन इस वक्त न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में असमर्थ है। उन्होंने अपने मौत से पहले एक टेप रिकॉर्ड की जिसमें उनका कहना था कि चेर्नोबिल डिजास्टर के लिए सालों से चली आ रही गलत व्यवस्था और करप्शन जिम्मेदार है। यह मुमकिन नहीं है कि किसी एक को दोष दिया जाए। इस तरह के एक्सीडेंट को अंजाम देने के लिए 1983 से कई साल पहले से गलतियों का चेंज शुरू किया गया और इसी वजह से अंत में यह भयानक हादसा हुआ। आज के दशक में सोवियत यूनियन के पास कोई भी सेफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है ही नहीं। इसका कारण यह नहीं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना खतरनाक है, बल्कि यह है कि सोवियत यूनियन ने इस कार्य में इतनी गलतियां कर दी जिसे ठीक करने में सालों साल का वक्त लग जाएगा। इस पॉइंट पे हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये एक टेस्ट वीडियो है जहां मैं देख रहा हूं कि इस तरह की हॉरर इवेंट्स जो कि रियल लाइफ इवेंट्स है वो कैसी लगती है आप लोगों को सुनने में। अगर आप लोग ऐसी इवेंट्स को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।